बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अपने लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कंपैरेबल इनकम्पैरेबल सेट और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर के अंदर मैं कवर करूँगा। लेकिन इस लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो बेसिकली पार्शियल ऑर्डर सेट और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन से रिलेटेड थी, यानी पो सेट से रिलेटेड थी, अगर वो आपने नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि अब जो मैं टॉपिक आपके सामने कवर करूंगा, यानी इस लेक्चर के अंदर जिन टॉपिक्स पर मैं बात करूंगा वो तमाम के तमाम डायरेक्टली रिलेट करते हैं पो सेट से। तो प्लीज़ पहले आप प्रीवियस वीडियो को देख लें और फिर उसके बाद आप इस लेक्चर की तरफ मूव करें। तो चले हम डिस्कस करते हैं कंपैरेबल एलिमेंट्स। अब ये पो सेट के जो एलिमेंट है उनको हम कंपैरेबल कब कहते हैं, और सेकंड ये कि जो पो सेट्स के एलिमेंट है उनको हम इनकम्पैरेबल क्यों कहते हैं। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम बेसिकली कंपैरेबल और इनकम्पैरेबल पढ़ क्यों रहे हैं। तो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि बेसिकली ऑर्डरिंग की और डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बेसिकली हमने पार्शियल ऑर्डरिंग पढ़ी है, इसी तरीके से टोटल ऑर्डरिंग होती है, इसी तरीके से वेल ऑर्डरिंग होती है, या इसी तरीके से लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग या डिक्शनरी ऑर्डरिंग होती है। तो इन तमाम ऑर्डरिंग को पढ़ने के लिए हमें नीड होती है कंपैरेबल और इनकम्पैरेबल एलिमेंट्स की। तो ज़रा चलो इसको रीड करते हैं और इसको समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, द एलिमेंट ए एंड बी ऑफ अ पो सेट। ये सपोज़ कीजिए आपके पास एक पो सेट है, यानी ये आपके पास सेट एस है जिसके ऊपर इस रिलेशन को डिफ़ाइन किया गया है। अच्छा, ये रिलेशन बेसिकली लेस देन एंड इक्वल टू जैसी दिख रही है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यानी पो सेट को रिप्रेजेंट, यानी ये रिलेशन लेस देन एंड इक्वल टू नहीं है, बट ये रिलेशन लेस देन एंड इक्वल टू से मैच करती हुई है। तो ये रिलेशन कुछ भी हो सकती है, ये रिलेशन ग्रेटर देन हो सकती है, लेस देन हो सकती है, सबसेट हो सकता है, या कोई भी रिलेशन हो सकती है। तो सपोज़ कीजिए कि ये आपके पास पो सेट है आपके पास, और कॉल्ड द कंपैरेबल इफ़ आइदर ए रिलेट्स, यानी ए रिलेट्स बी और बी रिलेट्स ए। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो भी रिलेशन यूज़ की जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर डिवीजन यूज़ की जाती है, या लेस देन एंड इक्वल टू यूज़ की जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ की जाती है, वही रिलेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है जी। तो हर दो एलिमेंट के दरमियान जो है आपके पास, उस सेट के हर दो एलिमेंट के दरमियान अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करती है, यानी फॉर एग्जांपल अगर ए जो है वो रिलेट करता है बी से, और बी जो है वो रिलेट करता है ए से, ये बता रहा है कि इन दोनों में से कोई भी एक बात अगर ट्रू हो जाती है तो हम उसको कहेंगे कंपैरेबल। अभी आपको डिटेल से बताते हैं एग्जांपल के साथ। द नोटेशन ए लेस देन एंड इक्वल टू, मैं ये लेस देन की तरह का सिंबल है, अगेन इससे कंफ्यूज ना होइएगा। लेस देन एंड इक्वल टू बी इज़ यूज्ड टू डोनेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यानी ये अगर आप चाहें तो उसको सारा भी कह सकते हैं कि अगर ए जो है वो बी से रिलेट करता है तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर आप इसका ऑर्डर्ड पेयर बना लें तो वो आर से रिलेट करेगा। इज़ एन आर्बिट्रेटरी पोसेट, और इसको आप सिंपली ये लिख सकते हैं ए रिलेट्स बी और बी रिलेट्स ए। तो कंपैरेबल एलिमेंट कौन से होते हैं भाई? पो सेट अगर आप डिफाइन कर लेते हैं तो पो सेट में जो आपके पास एलिमेंट हैं उन एलिमेंट में हर दो एलिमेंट अगर आपस में रिलेट करते हों, या तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से उस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ रिलेट करता हो, या सेकंड एलिमेंट पहले एलिमेंट से, यानी इन दोनों में से कोई सी एक बात हो, तो हम कहते हैं कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो पार्शियल ऑर्डर सेट के कंपैरेबल एलिमेंट हैं, यानी पो सेट के कंपैरेबल हैं। राइट। सिमिलरली अब ये बताएं कि इनकम्पैरेबल कौन से होंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से इनकम्पैरेबल को हम स्टडी कर सकते हैं। तो इनकम्पैरेबल का मतलब ये होता है आपके पास द एलिमेंट ए एंड बी ऑफ अ पो सेट। सपोज कीजिए कि ये पो सेट है जिसके ऊपर ये एक सेट है जिसके ऊपर ये रिलेशन डिफाइन किया गया है, जिसकी वजह से ये पूरा पो सेट बन जाता है। तो हम कहते हैं कि आर इनकम्पैरेबल इफ़ नाइदर ए लेस देन एंड इक्वल टू बी। अब यहाँ पर इस बात को मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि आप ध्यान में रखिएगा कि ये लेस देन एंड इक्वल टू की साइन नहीं है, बट ये जो है वो साइन है पो सेट की साइन है। तो हम ये कह रहे हैं कि यानी रिलेशन कोई भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इफ़ ए लेस देन एंड इक्वल टू बी नॉर बी लेस देन एंड इक्वल टू, यानी ये दोनों ही केसेस यहाँ पर नहीं होने चाहिए। और ये बात बहुत ऑब्वियस है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक केस मिले तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले केस की तरफ मूव कर जाता होगा। चलिए फिर हम एग्जाम्पल को देखते हैं और देखते हैं कि कंपैरेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 5 6 10 15 30 इज़ ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। ठीक है जी। तो इसको ये जो सेट है ये इस पर एक रिलेशन डिफाइन की गई है और वो रिलेशन है डिविजिबिलिटी की। आपसे क्या कहते हैं? डिटरमिन ऑल द कंपैरेबल एंड इनकम्पैरेबल पेयर ऑफ एलिमेंट। अच्छा जी, एक कॉमन कन्फ्यूजन जो यहाँ पर हो सकती है आपको वो ये कि यहाँ पर अब आपको रिलेशन बनाकर ये काम नहीं करना, क्योंकि आपको याद होगा कि पो सेट के अंदर हमने रिलेशन बनाकर इस सेट पर ये चेक कर लिया था कि आपका जो सेट है वो रिफ्लेक्सिव भी है
आपका जो सेट है वो एंटीसिमेट्रिक भी है और आपका सेट ट्रांजिटिव भी है, यानी वो पो सेट है। ठीक, तो यहाँ रिलेशन बनाने की बात नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि ये काम हम इस सेट से भी ट्राई कर सकते हैं। यानी आपने किसी किस्म का कोई रिलेशन बनाकर इसको चेक नहीं करना, आप डायरेक्ट इस सेट के साथ भी चेक कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि ये सेट है और इस सेट के ऊपर इस सेट को ऑर्डर किया जाता है किससे, डिविजिबिलिटी से। तो हमने क्या करना है, डिटरमिन ऑल द कंपैरेबल एंड इनकंपैरेबल पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। अब ये ज़रा देखिए मेरे साथ साथ एग्जाम्पल पर बहुत ध्यान दीजिएगा ताकि इस एग्जाम्पल को आप अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकें। तो हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर दो एलिमेंट, तो अब ये एलिमेंट को चेक कैसे करना होगा, आपने ये एलिमेंट को इस तरह चेक करना होगा कि 1 और 2 आपने पिक करना होगा और उस पर डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। अगर ये 1 और 2 जो है वो डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करता है तो इट मीन्स कि हम इसे कह सकते हैं कि कंपैरेबल है। इट मीन्स कि या तो 1 2 से रिलेट होगा या 2 1 से रिलेट हो। मीन्स कि अगर मैं कहता हूँ कि A डिवाइड्स B और 1 डिवाइड्स 2 तो ओके, लेकिन हमें ये बात पता है कि 2 डज नॉट डिवाइड 1, तो क्योंकि 2 जो है वो 1 से डिवाइड नहीं करता, 2 1 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि आंसर बन जाता है 1/2। तो 1/2 तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन हो, ठीक है जी, तो कोई सी भी एक कंडीशन हो तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में जो है वो कंपैरेबल है। अब जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसमें कौन कौन से कंपैरेबल एलिमेंट होंगे, तो पहले तो मैं कंपैरेबल की बताता हूँ। द कंपेरेबल पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स ए आर जी। कौन कौन से एलिमेंट है, पहले हैं आपके पास 1 और 2। तो आप मुझे बताएं क्या यहाँ पर 1, 2 आपको ये बात समझ आती है? बिल्कुल समझ आती है, क्योंकि आप नोट करें तो 1 जो है वो 1 डिवाइड्स 2, इट मीन्स 2 डिवाइडेड 1 1 पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक है। क्या 1 डिवाइडेड बाई 2 पॉसिबल है? 1 डिवाइडेड बाई 2 पॉसिबल नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंपैरेबल आपके पास दोनों में से कोई एक सी चीज़ हो, यानी A रिलेट B करता हो या B रिलेट A करता हो, तो इट मीन्स हम उसको कहेंगे कि वो कंपैरेबल है। तो इट मीन्स अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो 1 से सारे 1 जो है वो सबको डिवाइड करता है, यानी 2 डिवाइडेड बाई 1 भी है, 3/1 भी, 5/1 भी, 6/1 भी, तो ये सब के सब पॉसिबल है। तो इट मीन्स इसके जो इसके कंपैरेबल बनेंगे वो बनेंगे 1 3 भी होगा इसके अंदर। बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, 1, 5 भी आपके पास होगा। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, 1, 6 भी जो है वो कंपैरेबल मिलेगा आपको। सिमिलरली 1, 10 भी आपको कंपैरेबल मिलेगा। सिमिलरली आपको 1, 15 भी कंपैरेबल मिलेगा, यानी 1 से तो सभी जो है वो ठीक है। और 130 होगा, बिल्कुल जी 130 भी आपके पास होगा। 1 और 30 ये भी आपके पास जो है वो कंपैरेबल आपको मिलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब चलना है इसको इस तरह है कि आप 1 से सबको आपने चेक कर लिया, अब आप 2 को चेक कीजिए। क्या 2 डिवाइड्स 1 होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि 2 डिवाइड्स 1 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर है 0.5, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या 2 डिवाइड्स बाई 3 है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 2 डिवाइड्स 5 ये भी नहीं हो सकता। 2 डिवाइड्स 6 हाँ ये हो सकता है, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर आता है 3, तो ये पॉसिबल है। तो बहुत आसान हो गया अब ये जी, यहाँ 2 6 होगा। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर, क्या 2 10 होगा? बिल्कुल जी, यहाँ 2 10 भी होगा। अच्छा जी, आगे देखिए तो 2 15 नहीं होगा, और आपके पास फाइनली 2 के साथ जो है वो 2 के साथ आपके पास आएगा 30, तो 2 30 आपके पास होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। 3 को ज़रा चेक कीजिए। 3 1 है, बिल्कुल नहीं होगा। 3 2 नहीं होगा। 3 5 नहीं होगा। 3 6 जी 3 6 होगा। 3 6। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके रेज हो रहा होगा कि 3 अपने आप को भी तो डिवाइड करता है, यानी 3 डिवाइड इटसेल्फ। तो आपको पता है कि सेट के अंदर आप एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं, बट ऑब्वियस है कि वो अपने मेंबर को खुद ब खुद डिवाइड कर रहा है। अच्छा जी, 3 के साथ अगर आप चेक करें तो 3 10 होगा? बिल्कुल भी नहीं, 3 10 भी नहीं है। अब जो आपका बनेगा वो बनेगा 3 15, और फिर आपका जो नेक्स्ट होगा वो होगा 3 30, और 3 का काम ख़त्म। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 5 को देखते हैं, तो भाई 5 के साथ तो बहुत ही लिमिटेड है। 5 10 यहाँ पर मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको कौन सा एलिमेंट मिलेगा, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद रिज़ल्ट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलेगा 5 15। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलेगा 5 30। इसके अलावा आपको और कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। 6 को देखते हैं, तो 6 के साथ तो चले बहुत ही लिमिटेड है। 6 30 आपको मिलेगा, क्योंकि 6 डिवाइड्स 3, और आपको इसके बाद 10 30 आपको यहाँ पर मिलेगा,
और फाइनली आपको जो है वो 15 30 आपको ये एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है जी। तो अगर आप नोट करें तो ये तमाम के तमाम आपके कंपैरेबल हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों में से किसी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, हमें नज़र आ रहा है। इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास कि ए जो है वो रिलेट करना चाहिए बी से, और बी जो है वो रिलेट होना चाहिए ए से। इन दोनों में से, या अगर आप डिविजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो ए डिवाइड्स बी होना चाहिए आपके पास, और बी डिवाइड्स ए होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक बात भी अगर आपको मिल जाती है इस सेट के अंदर से, तो फिर हम कहेंगे कंपैरेबल पेयर्स या कंपैरेबल एलिमेंट। तो यहाँ तक तो बात हो गई है कंपैरेबल की। अब हम ज़रा ढूंढते हैं कि क्या इस सेट के अंदर किसी किस्म के या कोई इनकम्पैरेबल एलिमेंट्स होंगे। तो ज़रा हम इनकम्पैरेबल को भी देखते हुए जाते हैं। तो अब हम लिस्ट करने वाले हैं इनकम्पैरेबल एलिमेंट को। दी इनकम्पैरेबल पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है जी। तो अब ये जो इनकम्पैरेबल हैं ये कौन कौन से होंगे, ज़रा सेट थ्योरी पर आप वापस से देखिएगा। सेट पर, हाँ जी, ज़रा हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं। क्या आपके पास जो है वो, अगर आप 1 से स्टार्ट करें तो 1 ओके है। क्या आपके पास यहाँ पर 2 1 होगा? 2 1 होगा। तो जी यहाँ 2 1 तो नहीं होगा, बट चूँकि यहाँ पर 1 2 मौजूद है, दोनों ही नहीं होने चाहिए, तो इट मीन्स यहाँ पर इसको नहीं लिया जा सकता। तो इसे सिमिलरली 2 3 देखें, बिल्कुल ठीक है। 3 2 देखें, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह आपको पेयर मिल जाएगा। सिमिलरली 2 5 देखें, 5 2 देखें, ये भी बिल्कुल ठीक है। 2 6 नहीं हो सकता, 2 10 नहीं हो सकता, 2 15 नहीं हो सकता, 2 30 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ डिवीजन को सेटिस्फाई कर रही है। तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर आप स्क्रीन को स्क्रॉल कर लीजिएगा और आपने मुझे यहाँ पर बताना होगा कि कौन कौन से। तो आप उस सेट को वापस से रीराइट यहाँ पर कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ कि 2 3 ऐसे हैं कि ना तो 2 डिवाइडेड बाई 3 होता है और ना ही 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा है जी? इसके अलावा 2 के साथ एक पेयर बनता है आपके पास 15 का। इसके बाद और कौन सा है? इसके बाद 2 के साथ आपका एक पेयर बनेगा 5 का, क्योंकि 2 5 भी नहीं होता, 5 2 भी नहीं होता। इसके बाद आपके पास मिलेगा 3 5 का एक पेयर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट पेयर कौन सा होगा आपका? 3 10 का एक पेयर बन सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट पेयर कौन सा बनेगा यहाँ पर? 5 6 का पेयर बन जाएगा आपके पास। और नेक्स्ट पेयर क्या होगा आपके पास? 6 10 का पेयर बनेगा आपके पास। और नेक्स्ट अगर आप स्क्रीन को स्क्रॉल करके चेक करें तो आपके पास 6 15 का होगा। और सबसे आखिरी जो है वो आपके पास 10 15 का बनेगा, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 15 भी डेसिमल है और 15 डिवाइडेड बाई 10 भी डेसिमल है। तो ये जो आपके पास सारे सेट हैं इसे हम कहते हैं इनकम्पैरेबल। तो मेरा ख्याल है कि आपको कंपैरेबल और इनकम्पैरेबल का आइडिया हो गया होगा। चलिए जी, अपने नेक्स्ट हेडिंग को डिस्कस करते हैं, और वो है बेसिकली टोटली ऑर्डर सेट, या उसको हम कहते हैं लीनियरली ऑर्डर। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो कंपैरेबिलिटी मैंने भी आपको पढ़ाई है वो क्यों पढ़ाई है? क्योंकि मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि जो पो सेट मेरे पास है, क्या वो पो सेट पर जो ऑपरेशन डिफ़ाइन की गई है वो ऑपरेशन जो है वो रिलेशन जो है वो बेसिकली लीनियरली ऑर्डर रिलेशन है या पार्शली ऑर्डर रिलेशन है। जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने पहले देखा था कि ये पार्शली ऑर्डर रिलेशन भी हो सकता है। तो ज़रा हम देखते हैं कि क्या ये टोटली ऑर्डर सेट हो सकता है। यानी दो बातें हो रही हैं, हम रिलेशन, ये एक तो ये कि हमने पार्शल ऑर्डर रिलेशन पढ़ा था, और सेकंड पार्शल ऑर्डर सेट की बात की थी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर टोटल ऑर्डर रिलेशन हो सकता है। तो फाइनली अब हमें रिलेशन से काम नहीं है, हम उस सेट को देख रहे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं कि टोटली ऑर्डर सेट हो सकता है या नहीं हो सकता, या इसको हम लीनियरली ऑर्डर सेट भी कहते हैं। अच्छा जी, सपोज़ कीजिए कि आपके पास जो है वो एस कॉमा एन लेस देन एंड इक्वल टू, यानी ये आपके पास जो है वो एक पो सेट है। तो इट मीन्स कि ये लेस देन एंड इक्वल टू यूजुअल डेफिनेशन वाला लेस देन एंड इक्वल टू नहीं है, ये ज़रा स्पेशल नोटेशन है आपके पास ना पो सेट के लिए। तो इफ़ एस लेस देन एंड इक्वल टू इज़ अ पो सेट एंड एवरी टू एलिमेंट ऑफ एस आर कंपेरेबल, एस इज़ कॉल्ड टोटली ऑर्डर्ड। तो इसका मतलब ये है कि अगर तमाम के तमाम इस सेट के अंदर से एक पो सेट है और उस सेट में एस जो है वो तमाम उस सेट के तमाम मेंबर्स जो हैं वो कंपैरेबल हैं, तो इट मीन्स कि जो ऑर्डर आपके पास है उस ऑर्डर को हम कहते हैं टोटली ऑर्डर। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि जो सेट एस है इस कॉल्ड टोटली ऑर्डर सेट, तो उसको कहा जाता है टोटली ऑर्डर सेट और लीनियरली ऑर्डर सेट। या तो हम उसको क्या कहते हैं, टोटली ऑर्डर सेट कहते हैं या लीनियरली। इसी तरीके से जैसा अगर आपको याद हो कि अगर हम ये कहते हैं कि एस पर ये पार्शियल ऑर्डर यानी रिलेशन के ऊपर अगर वो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ कर देते हैं, तो हम इस सेट को कहा करते थे पार्शियली ऑर्डर सेट। ठीक है जी।
और ये रिलेशन कहलाती थी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, और इनको कंबाइन करने को हम कहते थे पो सेट, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप कहते हैं कि सेट के अगर एक पो सेट है आपके पास और सेट एस जो है वो एवरी टू एलिमेंट ऑफ एस आर कंपेरेबल, ठीक है जी, कंपेरेबल हैं, एस इज कॉल्ड टोटली ऑर्डर और लीनियरली ऑर्डर सेट, एंड दिस नोटेशन इज कॉल्ड टोटल ऑर्डर और लीनियर ऑर्डर, ठीक है जी। तो सेट को हम क्या कहते हैं, टोटली ऑर्डर और लीनियरली ऑर्डर सेट, और इस नोटेशन को हम क्या कहते हैं, टोटल ऑर्डर और लीनियर ऑर्डर, बिल्कुल ऐसे तरीके से जैसे कि हम पहले इस रिलेशन को कहा करते थे पार्शियल ऑर्डर। अ टोटली ऑर्डर सेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चेन, तो टोटली ऑर्डर सेट को जो है वो हम चेन से रिप्रेजेंट भी करते हैं, चेन भी कहते हैं। अब ज़रा एक एग्जाम्पल पर गौर करते हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छा समझ सकें। सपोज़ कीजिए क्या है कि द सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, सपोज़ कीजिए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है विद द यूजुअल ऑर्डर लेस देन। अब ये जो यूजुअल ऑर्डर है इसका मतलब है कि ये लेस देन एंड इक्वल टू की ही बात हो रही है, इज़ अ लीनियरली ऑर्डर सेट। तो वो आपको वैसे तो इसमें बता रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए लिखना चाहूँ, मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई ये जो z पॉजिटिव है, ये z पॉजिटिव होता क्या है, तो आप यकीनन ये कहेंगे कि 1 2 3 4 ये जो सारे नंबर्स आपके पास, यानी जिसे आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, ये तमाम के तमाम नंबर्स आपके पास होंगे इसके अंदर z पॉजिटिव के अंदर, ठीक है जी। और इस z पॉजिटिव के ऊपर जो है वो आपके पास एक नोटेशन डिफाइन की गई है, वो है लेस देन एंड इक्वल टू की। तो क्या ये रिलेशन आपके पास सेटिस्फाई होगी, ये हर दो मेंबर्स के दरमियान क्या ये रिलेशन और बी दिस रिलेशन ए क्या सेटिस्फाई होगी, ज़रा चेक कर लेते हैं। वैसे हमें नज़र भी आ रहा है, अगर आप नोट करें तो 1 इज़ लेस देन 2, ठीक है जी, 1 इज़ लेस देन 3, ठीक है जी। कोई सा और एलिमेंट पिक कर लें, फॉर एग्जांपल आपने 3 और 4 को अगर आपने चेक करना है तो चेक करें तो 3 इज़ लेस देन 4, कोई सा भी आप एलिमेंट इसके अंदर से पिक कर लें, इन दोनों में से डेफिनेटली कोई ना कोई कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही होगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है कि इसमें तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से होंगे, सेट के कंपैरेबल होंगे। तो इसमें कोई भी इनकम्पैरेबल एलिमेंट नहीं होगा इस नोटेशन के लिए, यानी लेस देन एंड इक्वल टू वाले नोटेशन के लिए। तो चूँकि इसके अंदर कोई भी इनकम्पैरेबल एलिमेंट नहीं होगा, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास जो सेट है, ये कौन सा सेट है, ये सेट आपके पास कहलाएगा लीनियरली ऑर्डर सेट, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट। तो ये आपके पास क्या होगा, लीनियरली ऑर्डर सेट। उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम समझ गए हैं। इसी तरीक़े से एक और एग्जांपल मैं आपके सामने जो है वो लिखता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक पो सेट है, दी पो सेट फॉर एग्ज़ाम्पल एक पो सेट है आपके पास z प्लस का, आप बनाते हैं डिवीज़न के साथ। तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि z प्लस का डिवीज़न के साथ अगर आप कोई पो सेट लिखते हैं तो क्या ये आपके पास लीनियरली ऑर्डर होगा डिवीज़न के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सेट तो आपके पास यही है, अब आप ज़रा डिवीज़न को चेक कीजिए। तो अगर आप चेक करते हैं तो क्या इसके अंदर कंपैरेबल से अच्छा ये है कि आप इसके अंदर से कोई इनकम्पैरेबल एलिमेंट ढूंढ लें, क्योंकि अगर हम नेगेटिवली चीज़ों को देखते हैं तो काम हमारे लिए ज़रा रिवर्स में चलते हैं तो काम ईजी हो जाता है। अब जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 2 3 के साथ क्या है, तो अगर आप देखें तो 2 और 3 डिवीज़न के लिए 2 जो है वो डज़ नॉट डिवाइड 3, यानी 2 डिवाइडेड बाय 3 भी नहीं हो सकता है, और यहाँ 3 डिवाइडेड बाय 2 भी नहीं हो सकता। तो इट मीन्स हमें आसानी से पता लग गया, क्या पता लगा कि इसके अंदर जो है वो इनकम्पैरेबल एलिमेंट्स मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर जो है वो ये जो आपके पास है इसको हम लिख सकते हैं इसी तरीक़े से, इज़ नॉट टोटली ऑर्डर्ड because it contains elements that are incomparable। और आप एक एग्जांपल दे दें सच दैट, कौन कौन से हो सकते हैं, कोई एक एग्जांपल भी अगर आप लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख देते हैं जैसे कि 5 और 7 कह सकते हैं, एंड और अगर आप लिखना चाहें 2 और 3 कह सकते हैं। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि 5 डजंट डिवाइडेड बाय 7 एंड 7, यानी नाइदर और नॉर वाली कंडीशन अगर आप देखें
तो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। ना तो 5 7 को डिवाइड करता है, ना 7 5 को डिवाइड करता है। इन केस अगर डिवाइड हो जाता है तो वो बेसिकली सेट से बिलोंग भी नहीं करता। डिवीजन तो पॉसिबल है, बट यहाँ पर कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब ये है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो उसको वापस सेट से बिलोंग करना चाहिए, तो जो पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स इज़ नॉट अ टोटली ऑर्डर सेट। तो इसका मतलब है कि Z पॉजिटिव जो है वो डिविजिबिलिटी के लिए जो है वो टोटली ऑर्डर नहीं होता, जबकि जो Z पॉजिटिव है वो बेसिकली लेस देन एंड इक्वल के लिए टोटली ऑर्डर होता है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल पर फोकस करते हैं ताकि इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से ग्रैब किया जा सके। कंसीडर द सेट I इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इज ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। डिटरमिन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ I आर लीनियरली ऑर्डर और नॉट। अब यहाँ पर जो है वो आपको इस सेट के कुछ सबसेट्स बनाकर दे दिए गए हैं। यहाँ पर आपको इस सेट के कुछ सबसेट्स बनाकर दे दिए गए हैं और डिविजिबिलिटी के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं कि हर सबसेट जो है आपके पास क्या वो टोटली ऑर्डर है या नहीं है। फिर से पढ़ते हैं। दैट I इज इक्वल टू दिस इज ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ I आर लीनियरली ऑर्डर और नॉट। तो आपने ये बताना है कि इसमें से जो हर सबसेट आपके पास गिवन है वो लीनियरली ऑर्डर है या नहीं है डिविजिबिलिटी के लिए। तो जी जनाब, तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट के सोल्यूशन के लिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, यानी क्या आप इसके अंदर से कोई इनकम्पैरेबल पेयर ढूंढ सकते हैं? तो अगर आप नोट करें तो इसमें कोई भी इनकम्पैरेबल पेयर नहीं होगा, जैसे कि ये 2 4 भी कंपैरेबल है डिविजिबिलिटी के लिए, एंड 2 8 भी कंपैरेबल है, और इसके अलावा 4 8 भी कंपैरेबल है। तो इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी अगर हम चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 2 डिवाइड्स 4 डिवाइड्स 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स क्या ये लीनियरली ऑर्डर है? यस यस। ये जो है आपके पास सेट कौन सा है? ये सेट आपके पास लीनियरली ऑर्डर्ड सेट कहलाता है। ठीक है जी। इसी तरीके से यहीं पर मैं जो है वो आपको सेकेंड एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी जनाब, अब ज़रा मुझे ये बताएं कि क्या ये लीनियरली ऑर्डर है? तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर से कोई इनकम्पैरेबल एलिमेंट आप ढूंढ लें। तो 3 6 तो ओके, 3 9 भी ओके, बट ये जो 11 है, इस 11 के साथ 3 11 का पहले ही सेट हमें मिल गया। तो अगर आप ढूंढें यहाँ पर, तो 3 और 11 जो है डिविजिबिलिटी के लिए, ये यानी 3 जो है वो 11 को डिवाइड नहीं करता, और नॉर नाइदर और नॉर ऑपोजिटली। तो अगर आप नोट करें तो 3 और 11 जो है ये एक इनकम्पैरेबल है, इनकम्पैरेबल पेयर मिल गए। तो इनकम्पैरेबल पेयर का मतलब है नो, नॉट लीनियरली ऑर्डर, लीनियरली ऑर्डर। तो ये आपके पास लीनियरली ऑर्डर नहीं होगा। सिमिलरली ज़रा जल्दी से हम थर्ड एग्जांपल को देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आ रहे होंगे। थर्ड एग्जांपल में आपसे फॉर एग्जांपल एक ही मेंबर आपके पास दिया गया है और आपने बताना है कि ये जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल हो सकती है। तो आपने ये बताना है कि क्या ये जो है लीनियरली ऑर्डर है या नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि यह लीनियरली ऑर्डर है। यस, क्योंकि हर सेट अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है। तो ऑफ कोर्स चूँकि यहाँ पर सिंगलटन सेट है, एक ही नंबर है, तो इसके अंदर कोई भी इनकम्पैरेबल पेयर हो ही नहीं सकता। तो इट मीन्स यस, ये जो है आपके पास लीनियरली ऑर्डर है, लीनियरली ऑर्डर। ठीक है जी, तो ये लीनियरली ऑर्डर है। और ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ट्राई इट योरसेल्फ। और आप अगर इन केस फिर भी कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर ना हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट आप अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि हम जो है वो किसी सेट को जो है वो पार्शली ऑर्डर कब कहते हैं, और हम किसी सेट को जो है वो, मैं सेट की बात कर रहा हूँ, रिलेशन की नहीं, सेट की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना है। यानी इसके लिए हम अभी बाइनरी पेयर्स नहीं बना रहे हैं, बेसिकली हम सेट पर अप्लाई कर रहे हैं। और इसके अंदर हम लीनियरली ऑर्डर भी इसमें कौन से जो है वो पार्शली ऑर्डर है और कौन से आपके पास लीनियरली ऑर्डर है। तो उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपके अच्छा समझ आ गया होगा। चलें अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम मूव करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास वेल ऑर्डर सेट। ठीक है जी। तो अब हमने 2 चीज़ें पढ़ ली हैं। दो चीज़ें मैं ज़रा जल्दी से इसको रिवाइंड करवा दूँ, रिकॉल करवा दूँ। वो ये कि अगर आपके पास जो है वो एक सेट है और उस पर एक रिलेशन डिफ़ाइन की जाती है और आप प्रूव करते हो कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। और अगर उसको एक सेट बना दिया जाए तो वो एक पो सेट कहलाता है, नहीं पार्शियल ऑर्डर सेट कहलाता है, राइट। इसी तरीके से अगर हम किसी पो सेट में 2 एलिमेंट को ये प्रूव कर दें कि वो सिर्फ और सिर्फ वो सेट जो है वो कंपैरेबल एलिमेंट्स को रखता है, तो इट मीन्स कि वो जो सेट होगा उस सेट को हम टोटल ऑर्डर सेट कहते हैं और उस रिलेशन को
टोटल ऑर्डर रिलेशन कहा जाएगा, राइट। इसी तरीके से एक और रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं वेल ऑर्डर सेट और वेल ऑर्डर रिलेशन, एक ही बात हो सकती है। तो यहाँ पर भी हम सेट पे बात कर रहे हैं। तो ज़रा जल्दी से पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। सपोज कीजिए कि S लेस देन एंड इक्वल टू, अगेन ये एक पोसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेस देन एंड इक्वल टू की यूजुअल लेस देन एंड इक्वल टू की साइन अभी नहीं है, इज़ अ वेल ऑर्डर सेट। ठीक है जी, ये क्या चीज़ है, इज़ अ वेल ऑर्डर सेट इफ़ इट इज़ अ पोसेट सच दैट लेस देन एंड इक्वल टू इज़ टोटल ऑर्डरिंग। पहली बात तो आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो आप इसके अंदर जो है वो जो भी रिलेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं उस रिलेशन को क्या होना चाहिए, टोटल ऑर्डरिंग होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक पोसेट पिक किया और आपने पहला काम तो ये है कि ये प्रूव करना है कि उसके अंदर कोई भी इनकम्पैरेबल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये जो रिलेशन आपके पास है ये रिलेशन टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन है। अब फिर आपसे क्या कहते हैं, एंड एवरी नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एस हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट को आप चाहें तो अपने आसान लफ्ज़ों में लिखने के लिए आप इसको स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, आगे चलकर ये लीस्ट एलिमेंट को और डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पर अभी आप जो है वो उसको एज इट इज़ देख लें। तो क्या बात हुई यहाँ पर कि हम अपने सेट को जो है वो वेल ऑर्डर सेट कब कहने वाले हैं। पहली बात यह है कि उसे पोसेट होना चाहिए, राइट, और दूसरी बात यह है कि उसे टोटल ऑर्डरिंग होनी चाहिए, यानी उस सेट के तमाम एलिमेंट जो हैं वो कंपैरेबल होने चाहिए, कोई भी इनकम्पैरेबल एलिमेंट उस सेट के अंदर कंटेन नहीं करना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात यह कि उसका जो एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस, फॉर एग्जांपल एक सेट है 1 2 3 4 और मैं कहता हूँ कि ये पोसेट है, तो इट मीन्स उसके जो भी आपके पास नॉन एम्प्टी 5 को छोड़कर जो भी आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट होंगे उसमें क्या होना चाहिए, हैज़ एट लीस्ट एलिमेंट, कम अज़ कम एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर वो मिल जाता है आपको तो आप कह सकते हैं कि वो जो सेट है वो वेल ऑर्डर सेट है। सपोज ये कीजिए कि फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अगर आप नेचुरल नंबर्स देखें तो ये बिल्कुल आपके पास है। तो क्या ये नेचुरल नंबर जो आपके पास हैं, ये नेचुरल नंबर्स यानी ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या एक वेल ऑर्डर है, वेल ऑर्डर है? तो जी ये बिल्कुल वेल ऑर्डर हो सकता है। सपोज़ कीजिए कि मैं इसके ऊपर रिलेशन डिफ़ाइन कर रहा हूँ लेस देन एंड इक्वल टू के, ठीक है जी। तो अगर आप नोट कीजिए तो लेस देन एंड इक्वल टू के ऊपर, लेस देन एंड इक्वल टू के ऊपर ये पोसेट भी है, और अगर आप नोट करें तो लेस देन, जैसे कि हम पहले प्रूफ भी कर चुके हैं, और लेस देन एंड इक्वल टू को जब हम इस सेट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी हमें इनकम्पैरेबल एलिमेंट नहीं मिलता है। तो इट मीन्स के यस ये आपके पास जो है एक पोसेट भी है और एक टोटली ऑर्डर रिलेशन है। ये टोटली ऑर्डर रिलेशन है, ये टोटल ऑर्डर सेट है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो हमने प्रूव कर लिया कि टोटल ऑर्डर सेट है, तो क्या ये जो है आपके पास एक वेल ऑर्डर सेट भी है? तो वेल ऑर्डर सेट के लिए आप इसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट सपोज़ कर लीजिए वो फाइनाइट भी हो सकता है और वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। सपोज़ कीजिए कि आपने ये इनफाइनाइट एक सबसेट सपोज़ कर लिया, तो क्या इसके पास कोई ये आपने एक नॉन एम्प्टी सेट सपोज़ कर लिया, तो क्या इसके पास कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल जी, 3 एग्जिस्ट करता है। या कोई भी अगर आप इसको चूज़ कर लीजिए, जैसे आपने इन दोनों को चूज़ कर लिया, तो क्या इसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है? बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट ना हो, ठीक है जी। तो ये बात बहुत ध्यान वाली है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑफ कोर्स ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक वेल ऑर्डर सेट कहलाता है। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जांपल को अगर हम देखते हैं आपको समझाने के लिए, सपोज़ अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के लिए आपके कमेंट्स क्या होंगे? ऑल इंटीजर्स, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स यानी जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जो हैं वो वेल ऑर्डर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के पास जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है जी। तो क्या ये आपके पास जो है वो एक वेल ऑर्डर सेट होगा? तो भाई इसका अगर हम नॉन एम्प्टी सबसेट देखें कोई, फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं कि ये हमने इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट बना लिया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इसके अंदर कोई लीस्ट एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि -3 से छोटी और बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक लीस्ट एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास वेल ऑर्डर सेट नहीं होगा, ठीक है, चूँकि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। तो इट मीन्स इसके अंदर ये पोसेट तो हो सकता है, बट इसके अंदर अगर लीस्ट एलिमेंट ना हो, इसके किसी सबसेट के अंदर, या स्मॉलेस्ट एलिमेंट ना हो, तो हम इसको वेल ऑर्डर नहीं कह सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। और एक और आपको मैं बड़ी बेसिक से एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिट इंटरवल की बात कर लें,
अब यूनिट इंटरवल का मतलब ये है कि सपोज़ कीजिए कि ये एक इंटरवल मैंने बनाया 0,1, तो क्या आप ये बताएं कि 0,1 एक वेल ऑर्डर होगा? बिल्कुल ये वेल ऑर्डर होगा, क्योंकि यहाँ पर इस पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब सपोज़ कीजिए कि हम कहते हैं कि इसका हम एक सबसेट लिख लेते हैं, और इसका सबसेट हमने बना लिया फॉर एग्ज़ाम्पल 1,2,1। तो क्या ये जो मैंने इसका यूनिट का सबसेट बनाया है, क्या ये आपके पास जो है वो वेल ऑर्डर होगा? ये वेल ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि इसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1/2, लेकिन ये 1/2 इस सेट में मौजूद नहीं है, क्योंकि ये ओपन सेट है। ठीक है जी। तो जो इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1/2 वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता, तो इट मीन्स ये आपके पास जो है वेल ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है जी, हम इसको लिख सकते हैं नॉट वेल ऑर्डर। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। तो यही सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो यहाँ पर समझना ज़रूरी है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक वेल ऑर्डर सेट है, क्योंकि ये जो है वो पो सेट भी हो सकता है, और बेसिकली इसके जो एलिमेंट्स हैं उसका कोई फाइनाइट अगर आप सबसेट उठा लें तो उस फाइनाइट सबसेट के पास हमेशा एक लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो हम ये कहते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक वेल ऑर्डर सेट है। इसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजरिंग वेल ऑर्डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। इसी तरीके से एक यूनिट इंटरवल की मैंने बात की है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताएं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए आप क्या कहेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए, तो क्या सेट ऑफ रियल नंबर्स वेल ऑर्डर है? तो ऑफ कोर्स सेट ऑफ जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, जब वो जो है वेल ऑर्डर नहीं हो सकते, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स कैसे हो सकते हैं? तो सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर भी ऑफ कोर्स नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, तो इट मीन्स ये भी वेल ऑर्डर नहीं होता, नॉट वेल ऑर्डर। ठीक है जी। तो अगर आप नोट करें तो ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, ये सारी बातें पो सेट के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जो है वो वेल ऑर्डर सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑर्डरिंग की एक और टाइप होती है जिसे हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, या इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं, बहुत सारी बुक्स इसको कहती हैं डिक्शनरी ऑर्डरिंग। अगर आपने डिक्शनरी देखी होगी तो उससे आपको पता होगा कि डिक्शनरी एक ख़ास सीक्वेंस के अंदर वर्ड को जो है वो एक ख़ास सीक्वेंस में वर्ड को अरेंज किया जाता है, तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग। तो ये लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग का पो सेट से क्या रिलेशन है, थोड़ा पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, द वर्ड इन अ डिक्शनरी आर लिस्टेड इन द अल्फ़ाबेटिकल और लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन द ऑर्डरिंग ऑफ द लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट्स, राइट। दिस इज़ अ स्पेशल केस ऑफ एन ऑर्डरिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी अब तक हमने जो ऑर्डरिंग सीखी है वो हमने नंबर्स के ऊपर अप्लाई की है, अब हम जो ऑर्डरिंग है वो स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। ऑन अ सेट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द पार्शल ऑर्डरिंग ऑन द सेट, ठीक है। फिर वो कहते हैं ऑफ एन ऑर्डरिंग, दिस इज़ अ स्पेशल केस ऑफ एन ऑर्डरिंग ऑफ अ स्ट्रिंग ऑन अ सेट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पार्शल ऑर्डरिंग सेट, जो किससे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? पार्शल ऑर्डरिंग सेट से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब करना क्या होता है, ये लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग क्या होता है, एक दफ़ा हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको ज़रा समराइज कर ईजी वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पार्शल ऑर्डरिंग ऑन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल, how to construct a partial ordering or lexicographic ordering on a Cartesian product। सपोज कीजिए कि आपके पास a1 कॉमा लेस देन एंड इक्वल टू एंड a2 कॉमा लेस देन एंड इक्वल टू टू पो सेट्स हैं, ठीक है जी। पार्शियल ऑर्डरिंग मुझे यहाँ नहीं लिखनी चाहिए थी, यहाँ मुझे लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग ही लिखनी चाहिए थी, तो टाइपो है, लेक्सिकोग्राफिक, ठीक है जी। तो जो आपको ये बताना है कि कंस्ट्रक्ट कैसे करना है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग ऑन अ सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो सपोज कीजिए कि आपके पास दो पो सेट्स हैं, ठीक है जी, यानी आपके पास दो पो सेट थे, A1 जो बेसिकली इस रिलेशन के ऊपर डिफाइन है और A2 जो बेसिकली इस रिलेशन पर डिफाइन है। ये आपके पास बेसिकली क्या है, टू पो सेट्स हैं, ठीक है। द लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, अब ये जो ऑर्डरिंग है इनके दरमियान, ये डिक्शनरी ऑर्डरिंग कब होगी? ऑन A क्रॉस A। आपने पहले क्या किया होगा, आपने किया ये कि जो पो सेट जो सेट हैं उनका आपने A क्रॉस A फाइंड आउट कर लिया। इज डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग दैट वन पेयर इज लेस देन द सेकंड पेयर इफ ज़रा पढ़ लेते हैं, इफ द फर्स्ट एंट्री ऑफ द फर्स्ट पेयर इज लेस देन इन A1, यानी हम A1 की बात कर रहे हैं, द फर्स्ट एंट्री ऑफ द सेकंड पेयर और इन द फर्स्ट एंट्रीज आर इक्वल but the second entry of the pair is less than in A2 the second entry of second pair। तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो पो सेट्स हैं और आपने जो है वो A क्रॉस ऑफ A फाइंड आउट कर लिया उन सेट्स का, राइट।
और आप ये मालूम करना चाहते हैं कि ये जो आपके पास दो ऑर्डर पेयर्स हैं इनके दरमियान क्या कोई लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग या डिक्शनरी ऑर्डरिंग एग्जिस्ट करती है। तो बहुत सिंपल है, आपने करना क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है A1 A2 हम कहते हैं कि वो लेस देन एंड इक्वल लेस देन है B1 और B2 के, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने इसको चेक करना होगा, आपने इसके पहले मेंबर को यानी फर्स्ट ऑर्डर पीरियड के पहले मेंबर को सेकंड ऑर्डर पीरियड के पहले मेंबर से चेक करना होगा। अगर A1 जो है वो लेस देन होता है B1 से तो ओके, इट मीन्स कि ये पूरा ऑर्डर पेयर इससे लेस देन होगा। इन केस अगर A1 जो है वो A2 के बराबर हो जाता है तब आप A1 जो है वो B1 के इक्वल होता है तब आपने A2 को चेक करना होता है कि अगर A2 जो है वो B2 से लेस होता है तो इट मीन्स कि ये पूरा ऑर्डर पेयर भी इससे लेस होता है, राइट। तो आप कोई पॉइंट समझ गए। तो पहला काम तो ये कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर को आपको चेक करना है, अगर उन ऑर्डर पेयर के दरमियान लेस देन एंड इक्वल टू की रिलेशन मिल जाती है तो आप आसानी से इसको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग को समझ सकते हैं। तो इसमें मैंने इसको जनरलाइज करके लिखा है कि फॉर एग्जांपल अगर ये दो ऑर्डर पेयर थे A1 A2 लेस देन B1 B2 और ये उस वक्त लेस देन होगा जब इसमें जो फर्स्ट मेंबर है इसके फर्स्ट मेंबर से लेस देन की साइन के साथ हो, यानी AI लेस देन BI हो, और या तो अगर ये दोनों बराबर हैं A1 और B1 तो फिर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे A2 और B2 के ऊपर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि A2 B2 लेस देन में हो, राइट। अब आप सपोज़ कीजिए कि मैंने वहाँ पर जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा था आपके पास, हमने ये प्रूव करा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू के लिए क्या चीज़ है, पोसेट्स है, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करा, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्योंकि वेल ऑर्डर भी होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है आपके पास टोटली ऑर्डर भी होता है, तो आपने क्या किया यहाँ पर, आपने उनका n क्रॉस n निकाल लिया, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि आपको ये बात पता है कि ये जो n लेस देन n इक्वल है ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, पोसेट है, ठीक है। अब दोनों चूँकि दोनों ही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने n क्रॉस n निकाल लिया। अब n क्रॉस n के ऑर्डर पेयर्स को लिखने का एक तरीका ये भी है कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो इट मीन्स आपको 1 1 मिलेगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, ठीक है जी। तो ये सारे ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो आपको n क्रॉस n के अंदर मिलेंगे। अगर आप चाहें तो उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे क्या बताना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, the ordered pair less than 3 4 in dictionary ordering or lexicographic ऑर्डरिंग, ठीक है जी। तो आपने मुझे बताना है 3 4 से कौन सा होगा। अब आप नोट कीजिए कि मैं ज़रा इसको आपके लिए मार्क भी कर देता हूँ ताकि आप ये ज़रा इस कॉन्सेप्ट को जो है वो अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकें। तो अब आप मुझे बताइए कि 3 4 कहाँ पर है आपको, ये देखिए आपके पास है 3 4 कहाँ है, मुझे ये दिस वन इज़ 3 4, ठीक है जी। तो ये है आपके पास 3 4। तो ये अब मैं आपसे ज़रा डिटेल पूछने वाला हूँ। अब आप मुझे ये बताएं क्या ये जो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 3,5 है, ये 3,5 3 4, ठीक है जी। चलें इधर से चलते हैं, बोले क्या 1,1 जो है वो 3 4 से लेस देन है। हाँ, आपने वो तमाम पेयर्स बताने, ऑर्डर पेयर्स बताने हैं जो लेक्सिकोग्राफिक यानी द ऑर्डर पेयर लेस देन 3,2 इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, यानी लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन इक्वल है। और ये ऑर्डर पेयर्स के दरमियान जो है वो, अभी हमने सेट की बात की थी, बट अब अगर हम कार्टेशियन की बात करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, या जिसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर्स, तो वो ऑर्डर पेयर्स कब लेस होंगे तो उसको हम कह रहे हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग। तो अब आपने मुझे बताना है कि डिक्शनरी ऑर्डरिंग के अंदर 3,4 पर कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स लाई करते हैं। 1 1 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 जो है वो लेस देन है 3 के, बिल्कुल ठीक। 1 2 भी होगा, मैं इसको मार्क भी करता जाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए जी। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे जी, इसमें 1 1 मिलेगा आपको, 1 2 बिल्कुल ठीक, 1 3 भी मिलेगा आपको, 1 4 भी मिल जाएगा, 1 5 1 6 एंड 1 7, ठीक है जी। तो बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर ये बात नज़र भी आ रही है हमें कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर 1,3 है, क्या 1,3 जो है वो तो
हाँ जी, वो तमाम ऑर्डर पे बताने जो 3, से लेस देन हो, जो 3, 4 से लेस देन हो, तो लेस देन होगा, बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि अगर आप नोट करें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, तो पहला ही मेंबर अगर आपके पास लेस देन हो तो इट मीन्स कि ऑर्डर पेयर्स का रिलेशन भी लेस देन वाला होता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर 50 भी लिखा हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि हमने पहले ही मेंबर को इसके अंदर चेक करना होगा। ठीक है जी। तो अब आप बताएं 2, 1 होगा, बिल्कुल ये वाला पूरा 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 एंड ऑनवर्ड, ये जितने भी नंबर्स अगर आपके पास जो लिखे हुए हैं ये तमाम के तमाम यहाँ पर आपको मिलेंगे। अच्छा जी, ये बताएं 3, 1 होने वाला है, तो 3, 1 अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखें 3, 3 के इक्वल हो गया। अब आपने चेक करना होगा क्या 4 जो है वो 1 जो है वो क्या लेस देन है 4 से, बिल्कुल ठीक, 1 4 से लेस देन है, तो ये यकीनन ये भी होगा, 3, 1 भी होगा, 3, 1 भी होगा, 3, 2 होगा, 3, 3 के बराबर है बट 2 इज़ लेस देन 4, जी होगा, 3, 3 होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पर, और 4, 4 होगा, बिल्कुल होगा। क्या यहाँ पर 3, 5 होगा? अब ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 तो 3 के इक्वल है। आई एम सॉरी, बट यहाँ पर अगर आप नोट करें तो जो 5 है ये 5 ग्रेटर देन 4 है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जिन जिन वैल्यूज़ को मैंने ग्रीन से स्पॉट किया है आप नोट करें ये तमाम के तमाम जो है वो ऑर्डर पेयर्स हैं लेस देन 3, 4 इन लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग। तो लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग में 3, 4 से ये तमाम के तमाम पेयर्स जो हैं वो बेसिकली लेस देन है। ठीक है जी। इसी तरीके से एक एग्जांपल को अगर हम और देख लें तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट को समझना और आसान हो जाएगा। सपोज़ कीजिए कि ये ऑर्डर पेयर्स मैंने ऊपर से वाली डायग्राम से ही मैंने ये 2 ऑर्डर पेयर्स पिक किए हैं, ये 2 ऑर्डर पेयर्स पिक किए हैं, ये 2 ऑर्डर पेयर्स पिक किए हैं। इन अ पो सेट जो है वो बेसिकली लेस देन एंड इक्वल टू के लिए डिफाइन किया जाता है। इज़ अ लेक्सोग्राफिक और डिक्शनरी ऑर्डरिंग कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द यूजुअल लेस देन एंड इक्वल टू नोटेशन ऑन जी। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है वो बेसिकली लेक्सोग्राफिक ऑर्डर को सेटिस्फाई करता है। तो आप बताएं यहाँ पर। तो अगर सपोज़ कीजिए कि अगर हम पहले पेयर को लेते हैं और फर्स्ट पेयर है 3, 5, वैसे तो मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ लेकिन फिर भी 4, 8, तो क्या ये ट्रू होगा? अगर आप नोट करें तो ये 3 है और ये 4 है, जी जनाब, ये जो है वो बिल्कुल ट्रू है। ये आपके पास लेक्सोग्राफिक ऑर्डर में है, क्योंकि आपने क्या करना है, डिटरमिन वेदर दिस इन अ पो सेट दिस इज़ अ लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग। तो जी जनाब, ये बिल्कुल लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग में है। अच्छा जी, अगर हम दूसरा कंसिडर करते हैं 3 and 8 और लेस देन 4, 5, तो क्या ये लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग में होगा? बिल्कुल सही है, 3 लेस देन 4, यस, ये भी लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग में मिलेगा आपको। और सपोज़ कीजिए कि आखिरी जो नंबर है 4, 9 लेस देन एंड इक्वल टू 4, 11, क्या ये लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग में होगा? तो 4 और 4 तो बराबर है, तो हमने आगे वाले मेंबर को चेक करना होगा। आगे वाला जो मेंबर है आपके पास वो है 9 and 11, तो ऑफ कोर्स 9 जो है वो लेस देन है 11 से, तो ये बिल्कुल ठीक है। तीनों के तीनों एग्जांपल में जो भी आपके पास सेट्स गिवन है ये तमाम के तमाम जो हैं वो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में मौजूद हैं। और एक आखिरी एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि ये बेसिकली स्ट्रिंग को जो है वो ऑर्डर करने के काम आती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो स्ट्रिंग है उसको हम ऑर्डर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत ही बेसिक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि कुछ स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास, कुछ वर्ड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फादर, मदर, और फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टर। ठीक है जी। और मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि इसकी लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग कैसे होगी, तो बहुत सिंपल है। अगर आप देखें तो F जो है वो M से पहले आता है, तो बिल्कुल ठीक है, इसे नंबर 1 पर होना चाहिए। इसके बाद आपने चेक किया जो M है वो बेसिकली S से पहले आता है, तो इट मीन्स ये आपके पास सेकंड होगा, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास थर्ड होगा। तो अगर आप चाहें तो इस स्ट्रिंग को नंबर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 to 26 लेटर्स होते हैं, तो ये सिंपल ज़रूरी नहीं है कि हम इसको सिंपल ऑर्डर पेयर पर चेक करें, बट हम किसी भी टपल के ऊपर इसको चेक कर सकते हैं। टपल का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें आपके पास जो है वो वैल्यूज़ एक से ज़्यादा हों, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो मेंबर्स आपके पास लिखे हुए हैं, यानी F का करस्पॉन्डिंग नंबर देख लें, A जो है वो 1 हो जाएगा, T का करस्पॉन्डिंग नंबर, H का करस्पॉन्डिंग E और R का करस्पॉन्डिंग, तो उसका एक ऑर्डर पेयर बनाकर भी आप इस प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। यानी इसका एक टपल बना लें, इसका एक टपल बना लें, इसका एक टपल बना लें, और उनके दरमियान जो है वो आप, यानी वो फिर नंबर्स की फॉर्म में आ जाएंगे, तो आप उस पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहता हूँ, मैं एक नया वर्ड इसके अंदर इंट्रोड्यूस करता हूँ, शिप, तो अब आप बताएं कि क्या होगा। तो यहाँ तक तो ओके हो गई बात, यहाँ तो मसला नहीं। अब यहाँ पर S जो है वो H से मैच कर रहा है। अब अगर आप नोट करें तो I जो है वो बेसिकली
एच पहले आता है और आई बाद में आता है। तो अब ये जो न्यू ऑर्डरिंग के एतबार से अगर ये जो नई ऑर्डरिंग मैंने लिखी है इसमें जो है वो क्या होना चाहिए, इसमें इसको 3 नंबर पर होना चाहिए और ये वाला जो आपके पास है इसको सिस्टर को 4 नंबर पर होना चाहिए। ठीक है जी। यानी अब जो नई आपके पास ऑर्डरिंग बनकर आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो फादर होना चाहिए, फादर एंड देन मदर, मदर देन सिस्टर, और देन एक फॉर एग्जांपल एक वर्ड हमने यूज़ किया शिप, वो होना चाहिए आपके, नहीं सॉरी मैंने ज़रा गलत लिख दिया। यानी इस लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग नंबर 3 पर शिप होना चाहिए, शिप, और नंबर 4 पर जो है वो आपके पास सिस्टर होनी चाहिए। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। अच्छा, इसी तरीके से सपोज़ कीजिए कि मैं एक और वर्ड यूज़ कर रहा हूँ और वो वर्ड है आपके पास, सपोज़ कीजिए शेयर। तो शेयर, अब यहाँ पर अगर आप नोट कीजिए तो क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एस एच है, जी एस एच है, ये भी एस एच है आपके पास। अब यहाँ पर अब पहले तो ये बताएं कि ये ठीक है, बिल्कुल ये भी ठीक है। अब यहाँ पर एस और एस मैच कर रहे हैं, एच पहले आता है आई से, जी ये भी बिल्कुल ठीक हो गया आपके पास, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर अब आपने ये देखना है कि ये कहाँ पर पिक करोगे। तो अगर आप इसको, इन दोनों को अगर आप देखिए तो इन दोनों में से लेस कौन से होंगे, एस एच इक्वल है, तो और ए जो है वो आई से पहले आता है। तो इट मीन्स अब जो आपके पास क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ये जो इसकी जो लोकेशन है वो 1 होनी चाहिए, इसकी ऑफ कोर्स लोकेशन 2 होनी चाहिए। अब ये जो आपके पास जी जो शिप है, ये शिप ये जो शिप है ये आपका चला जाएगा कहाँ पर, शेयर पहले आ जाएगा। नंबर 3 पर जो है वो आपको क्या मिलेगा, नंबर 3 पर आपको शेयर होना चाहिए। और इसी तरीक़े से जो नंबर 4 है वो ये होगा और नंबर 5 पे आपकी ये सिस्टर। यानी अब आप जो न्यू लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। मैं इसको अगर चाहूँ तो मैं इसको यहीं पर भी आपको थोड़ा समझा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं एक और वर्ड इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम है शेयर। तो शेयर के साथ क्या होगा, शेयर के साथ ये होगा कि बेसिकली अगर आप नोट करें तो यहाँ पर एस और एस ये जो बराबर हैं, तो अब जो नई ऑर्डरिंग बनकर आएगी उसके अकॉर्डिंग जो शेयर है वो नंबर 3 पर होगा और ये जो नंबर 3 वाला है ये बेसिकली नंबर 4 पर चला जाएगा और नंबर 4 वाला जो है वो बेसिकली नंबर 5 पर चला जाएगा। तो यहाँ पर भी यही काम हुआ है, 4, 5 एंड 3। ठीक है जी। तो बस अब आपने क्या करना होता है, इस तरह आपने इनको चेक करना होता है। तो ये बेसिकली जो ऑर्डरिंग कहलाती है, इस ऑर्डरिंग को हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो डिटेल से समझ आ गया होगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है लेकिन इसके अंदर हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जो है वो कवर किया है और इसमें हमने लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग देखी, वेल ऑर्डर सेट को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने यहाँ पर पार्शली ऑर्डर, टोटली ऑर्डर को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने कमेंट्स करें, शेयर ज़रूर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। और अगर अच्छी नहीं लगी तो अपने जैसे भी कमेंट्स आप करना चाहें, बट ये वीडियो आपके लिए बड़ी मेहनत से प्रिपेयर की जाती है और उम्मीद की जाती है कि आप इन वीडियो को एंड तक देखेंगे और अपनी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।